नमस्कार दोस्तों, आज से मध्य प्रदेश किसान सभा की ओर से एक YouTube चैनल हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इस YouTube चैनल का नाम है किसान लहर। दरअसल आज 23 मार्च है और 23 मार्च हम सब जानते हैं कि शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत दिवस का दिन है। पूरे देश में इनकी शहादत दिवस को संकल्प के साथ मनाया जाता है। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज के दिन ही भगत सिंह के चाचा जी सरदार अजीत सिंह जी ने उस समय किसानों में देशभक्ति का जज्बा पैदा करने के लिए, उनको संगठित करने के लिए और इस देश से अंग्रेजों को बाहर खदेड़ने के लिए एक अखबार शुरू किया था। उसका भी नाम किसान लहर ही था। इसलिए आज हम लोग 23 मार्च को शहादत दिवस के दिन किसान लहर नाम से ये YouTube चैनल शुरू करने जा रहे हैं। दरअसल इस YouTube चैनल की जरूरत भी हम लोगों को इसलिए पड़ी है कि आज जितने भी संचार माध्यम हैं वो संचार माध्यम बड़े सरमाएदारों, पूंजीपतियों के नियंत्रण में चले गए हैं और वो वहां पर सिर्फ और सिर्फ सरकार की कारपोरेट भ्रष्ट नीतियों की यशोगान के अलावा कुछ और हो नहीं रहा है। मजदूरों की, किसानों की जो बुनियादी सवाल हैं, मजदूरों किसानों के जो उनके लिए जो नीतियां बननी चाहिए, वो नीतियों का जो सवाल है उन पर ना बहस होती है, ना उस पर कोई चर्चा होती है। आज 23 मार्च को भी आप देख लीजिएगा, शहीद आजम भगत सिंह की शहादत दिवस है, लेकिन हमें कहीं भी उस तरीके की चर्चाएं अखबारों में या टेलीविजनों में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि मजदूर किसान की आवाज़, मेहनत कश तबके की आवाज़ कहीं सामने ना आ पाए। और अखबार देख लीजिए, टेलीविज़न देख लीजिए, वो सारे के सारे सरकार की नीतियां की वाहवाही में लगे हुए हैं या पूंजीपतियों के पक्ष में हैं। इसलिए हालांकि ये बहुत छोटा हमारा प्रयास होगा, लेकिन फिर भी हम लोग इसके जरिए एक बड़ी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं और एक वैकल्पिक मीडिया खड़ा करना चाहते हैं, जिसके तहत जिसमें वास्तविक जो मुद्दे हैं, जो मजदूर किसान के मुद्दे हैं, जो वास्तविक सवाल हैं, रोजगार का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, इन सवालों को हम लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा सकें। इस चैनल का आज विधिवत उद्घाटन इस देश के विख्यात किसान नेता, अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कौन हन्नान मुल्ला अभी करेंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश किसान सभा के लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहे, वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं कॉमरेड जसविंदर सिंह जी, वो भी हमें संबोधित करेंगे। मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये हमारा अपना आपका सबका चैनल है, इसलिए इस चैनल को चलाने और इसे लोकप्रिय बनाने की जिम्मेदारी
हम और आप सबकी है। अतः आप सारे लोग इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम ये वचन देते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको जो वास्तविक मुद्दे हैं, जो मजदूर किसानों के मुद्दे हैं, जो कहीं और नहीं दिखाई दे रहे हैं, उन मुद्दों को इस चैनल के जरिए आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वर्ष के 23 मार्च शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस नया परिप्रेक्ष्य पूरा देश में किसान, नौजवान, महिला, विद्यार्थी, जनवादी जनता ने उसको बहुत इज्जत के साथ मनाएंगे। अखिल भारतीय किसान सभा इसी प्रोग्राम को पूरा देश में नई पीढ़ी के सामने आज के परिप्रेक्ष्य के साथ मिला के आंदोलन और संघर्ष का योजना को कार्यान्वित करेंगी। 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश के सरकार लाहौर जेल में भगत सिंह को जो फांसी में चढ़ाया था, 23 साल का उम्र में वो नौजवान जो पूरा हिंदुस्तान की आज़ादी का आंदोलन की एक नया दिशा दिया और जो उस समय का बहुत ही ईमानदार और इज्जतदार आज़ादी का लड़ाई का नेता जो लाजपत राय, उस पर जो हमला हुआ और उसी हमला के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए ये नौजवान सभा रास्ता में उतारी। इसी लड़ाई में वो सैंडरसन का डेथ हो गया था और उसके साथ भगत सिंह के खिलाफ उसके एक झूठे मुकदमा लगाया उसी हत्या का केस के सिलसिला में, मगर आखिर में पूरे देश और दुनिया ने उसका प्रतिरोध किया, प्रतिवाद किया। 20 के खिलाफ एक नौजवान जो आज़ादी का संघर्षशील नेता, उसको हत्या करने का ये साजिश है, उसका आवाज़ को बंद करने का ये साजिश था ब्रिटिश सरकार। मगर भगत सिंह ने जो समाजवादी सोच के आधार पर एक नया भारत का सपना देखा था, मार्क्सवादी आदर्श के से शिक्षित होके उसी दृष्टिकोण से भारत के एक समाजवादी देश के सपना देखा था। ब्रिटिश ने उसी सपना को कत्ल करना चाहा, मगर इस बड़ा सपना से जो शहादत दिया भगत सिंह ने भविष्य पीढ़ी के लिए, वो सबसे बड़ा एक प्रेरणा बना था। और आज भी सारे भारत के मजदूर, किसान, नौजवान उसी आदर्श के आधार पर हम अपना आज़ादी का, अपना गरीबी के खिलाफ सामाजिक आर्थिक मुक्ति का जो लड़ाई है, हम ये लड़ाई को जारी रखा है। इसको आने वाला दिन में और मजबूती से हम पूरा देश में इस लड़ाई को लड़ेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारा देश में जो बीजेपी का सरकार है, नरेंद्र मोदी का सरकार, जो हमारा देश का संविधान को ख़त्म करना चाहता है, जो हमारा देश में सेकुलरिज्म और जनवाद को कत्ल करके एक सांप्रदायिक फैसीवादी हिंदुत्ववादी राष्ट्र कायम करने का साजिश को आगे बढ़ा रहा है, इसके खिलाफ आज पूरे देश का देशप्रेमी जनता का फर्ज बनता है इसके खिलाफ आवाज़ उठाना, हमारा देश को बचाना, संविधान को बचाना, हमारे जनवाद को बचाना, हमारा सेकुलरिज्म को बचाना, हमारा जो मिक्स संस्कृति है, भाईचारा है, उसको बचाना और मेहनत का मजदूर किसान के ऊपर जो शोषण है, जुल्म है जो बढ़ते जा रहा है, इसको
रोकने का आंदोलन में शामिल होना हम सबको कर्तव्य बनता है। मोदी सरकार एक कॉरपोरेट कम्युनल गवर्नमेंट चला रहा है जो फैसिबादी तरीका से देश चला रहा है। हमारा सिविल राइट्स के नाम पे कुछ है नहीं। सरकार के कोई गलत क्या बात प्रतिवाद करो तो साथ साथ उसको देश विरोधी बोल के उसको जेल में डालते हैं, उसके अंदर झूठा मुकदमा करते हैं। जो विरोधी ताकतें हैं सरकार का गलत काम का खिलाफ आवाज उठाता है, उसके खिलाफ सीबीआई ईडी को इस्तेमाल करके उसको परेशान किया जा रहा है, उसको जेल में डाला रहा है, उसके खिलाफ झूठा मुकदमा लगाया जा रहा है। इस परिस्थिति में जनवादी आंदोलन को और मजबूती के साथ एकताबद्ध होना पड़ेगा। टुकड़े टुकड़े आंदोलन से नहीं होगा। सारे जो देशप्रेमी ताकतें हैं, जनवादी ताकतें हैं, जो सेकुलरवादी ताकतें हैं, जो सांप्रदायिकता विरोधी ताकतें हैं, सबको एकजुट होके ये जो देश विरोधी राष्ट्र विरोधी जो ताकत आज हिंदुस्तान को चला रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाने का साजिश कर रहा है, उसके खिलाफ एक एकताबद्ध भारी लड़ाई का आज जरूरत है। इसी लड़ाई को हर मुद्दे पे समाज का हर हिस्सा को इस लड़ाई में हिस्सा लेना पड़ेगा। आज किसान पर ये सरकार जो किसान विरोधी नीति है, किसान विरोधी नीति है, इसके खिलाफ किसान को एकताबद्ध लड़ाई लड़ना पड़ेगा। खेतिहर मजदूर का रोजगार खत्म करने का जो साजिश चल रहा है उसके खिलाफ खेतिहर मजदूर का लड़ना पड़ेगा। और कारखाना का मजदूर को गुलाम बनाने के लिए जो लेबर कोड बना के उसको हक को छीना जा रहा है, उसके खिलाफ वर्किंग क्लास को एकताबद्ध रूप से पूरा देश में लड़ाई लड़ना पड़ेगा। राशन व्यवस्था को खत्म कर देगा तो करोड़ों लोग जो राशन से गरीब लोग जीता है उसको जिंदगी हराम होने वाला है। ये भी सरकार का साजिश है। और ये सरकार झूठे बात करते, आज तक मोदी सरकार ने सिर्फ झूठे बात किया, झूठा वादा किया। वो खुद ही उसको नाम दिया जुमला, हम नहीं बोला, उसी का ही होम मिनिस्टर बोला था। जो बोलते हैं जुमला है, झूठ बोल के लोगों को गुमराह करने का जो फॉर्मूला है ये है उसको जुमलाबाजी। ये जुमलाबाजी जो इस सरकार का है, इस जुमलाबाजी के खिलाफ भी देशवासी को चेतना बढ़ रहा है। दुख की बात है, जनता का दुख दर्द को आगे बढ़ाने के लिए जनता के सामने मीडिया बहुत बड़ा भूमिका लेता है। और जनवाद का एक पिलर होता है मीडिया। आज़ादी का लड़ाई, उसके बाद 75 साल का जनवादी लड़ाई आगे बढ़ा था, वो मीडिया का बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण भूमिका था। मगर मोदी सरकार आने के बाद मीडिया को संपूर्ण रूप से कब्जा किया और उसको मीडिया को अपना गुलाम बना दिया। मीडिया का कोई आज़ादी नहीं है। एक जर्नलिस्ट कोई सवाल उठाएगा तो कल उसको जेल में डाला जाएगा। और मीडिया के जरिए सिर्फ झूठ प्रचार करके जनता को गुमराह करने का साजिश हो रहा है। ये सब बात के खिलाफ हम हजारों लाखों लोग आवाज़ उठाना पड़ेगा। सब मिल के आवाज़ उठाएंगे तो ये झूठ प्रचार का मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए साथियों, आज हमको ये जो राज चल रहा है, मोदी राज, इस राज के खिलाफ एक तरफ जैसा फैसिबादी जनवाद विरोधी राज है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार आसमान छू रहा है। आज क्रॉनी कैपिटलिज्म को सरकारी मदद से जो बड़े बड़े कालाबाजारी को ऊपर उठाया जा रहा है। आज अदानी सवाल पूरा जनता का सामने आ गया। अदानी अंबानी ऐसा कुछ बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस, उसके हाथ में मोदी पूरा देश दे रहा है। इसके हाथ में सारे प्राइवेट जो हमारा सरकारी प्रॉपर्टी है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, ये सारे पब्लिक एक के बाद एक ये प्राइवेट को दिया जा रहा है। और अदानी जो कुछ साल पहले दुनिया का धनी में उसको 609 में गिना जाता था, मोदी का मदद में 5 साल में वो 2 नंबर में पहुंच गया। किस तरह लूट हुआ, किस तरह नरेंद्र मोदी उसको मदद किया है, इस मदद का कारण क्या है, ये भी एक बड़ा है। मोदी के साथ उसका संबंध क्या है, ये भी आज सबसे बड़ा बात है। तो आज कॉर्पोरेट कैपिटल को सुविधा देना है आज मोदी का अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्ष्य है। एक तरफ गरीब को मारो, चीज़ों का दाम आसमान छू रहा है, बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज़्यादा है, भूखमरी बढ़ रहा है और गांव-गांव में लोग के
जो बेरोजगार है, परियायी मजदूर जो है, उसका जिंदगी आज बहुत ही दुर्विषह हो रहा है। इसके खिलाफ हमारा लड़ाई है। किसान के खिलाफ जो काला कानून लाया था, किसान पूरा देश में एकताबद्ध होके उसके खिलाफ आवाज उठाया था। 380 दिन दिल्ली को घेराव किया था और मोदी को जो किसान विरोधी चरित्र है उसको पराजित किया था। मोदी को मजबूर किया था काला कानून वापस लेने के लिए। मगर आज लेबर कोड, 4 लेबर कोड अभी भी जारी है। इसके खिलाफ मजदूर, किसान, खेत मजदूर मिल के आवाज उठाना पड़ेगा। खेत मजदूर का काम नहीं है, 100 दिन का काम का कानून भी लागू ठीक से नहीं हो रहा है, उसका पैसा दिया नहीं जा रहा है, बट फंड कट रहा है। ग्रामीण बेरोजगारी से बढ़ते जा रहा है। शिक्षित बेरोजगार लाखों करोड़ों रास्ता में घूम रहा है, कोई नौकरी का नहीं है। मोदी हर साल में 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, मगर आज 2 लाख भी नहीं हुआ और हर जगह में बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है। तो ये जो सवाल है, इसको खिलाफ हमारा जनवादी आंदोलन को आगे बढ़ाना, ये हमारा लक्ष्य है। किसान आंदोलन हमने किया है। हम पहला दौर का जो किसान आंदोलन था वो दिल्ली को घेर के 380 दिन बाद 750 किसान शहादत देने के बाद वो सरकार को हम पीछे हटाया था, मगर बाकी मांग वो सरकार पूरा नहीं किया था। 9 दिसंबर सरकार हमको चिट्ठी लिख के बताया था हमारा बाकी मांग को विचार किया जाएगा। सबसे बड़ा समस्या किसान का फसल का दाम, उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस और उसे दाम में खरीद करने का वादा किया। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो किसान को बर्बाद कर देगा, उसको पास करने का, पार्लियामेंट में लाने का पहले किसान सभा आंदोलन से एसकेएम के साथ बात करने का वादा किया। कर्जा मुक्ति का भी वादा किया। उसके साथ साथ हमारा जो 45,000 जो झूठे मुकदमा हमारा खिलाफ है उसको उठाने का बात किया, विड्रॉ करने, 750 शहीद परिवार को मदद करने का बात किया। और उसको जो मंत्री अजय मिश्रा ट्रेनिंग, जो जिसको बेटा और जो आरएसएस के गुंडों मिलके लखीमपुर खीरी में किसान का हत्या किया है, उसके खिलाफ आवाज उठाने के बाद भी वो हम उठाया है। मगर 9 दिसंबर 2021 के लेटर देने के बाद सरकार कुछ नहीं किया, और ना करने का कारण हम 14 महीना हो गया। इसके बाद एसकेएम ने सोचा दोबारा इस आंदोलन को शुरू करना पड़ेगा। दोबारा ने सरकार को चेताने के लिए हम पूरा देश में 600 जिला में ट्रैक्टर मार्च करके सरकार पर नजर खींचने का कोशिश की। गवर्नर को, सारे मिनिस्टर को, राष्ट्रपति को हजारों दरखास्त भेजा, जो उसका सरकार हमारा साथ गद्दारी कर रहा है उसको देखे, मगर कोई नजर नहीं दिया। उसके बाद हम बहुत बड़ा महापंचायत किया जेल में, और वहाँ से लाखों किसान इकट्ठा होकर आवाज उठाया कि हमारा ऊपर जो अत्याचार है इसके खिलाफ हमको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ये हमारा स्लोगन दिया जींद से 20 मार्च दिल्ली चलो, और 20 मार्च पूरे हिंदुस्तान से हजारों किसान ये मोदी का जो नीति है, किसान विरोधी, खेत मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी, इस नीति के खिलाफ आवाज उठाया। दिल्ली में किसान आया और हमारा किसानों का संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है ये हमारा दूसरे दौर का आंदोलन दोबारा शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारा सामने ये जो हम मांग पत्र दिया है, इस बार एक डेपुटेशन भी दिया था, और इस डेपुटेशन में हम 14 सूत्री मांग सरकार के सामने रखा था। जो पुराना 6 सूत्री मांग था सरकार ने स्वीकार नहीं किया, वो भी रखा था। उसके साथ साथ किसान का पेंशन का सवाल है, लैंड का सवाल है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, आदिवासी को जमीन से हटाने का साजिश के खिलाफ सवाल है, प्राइवेट कॉर्पोरेट को जमीन देने का जो सरकार है उसके खिलाफ है, हमारा जो फसल का दाम जो ठीक ढंग से करने के लिए सीएसीबी को लीगल स्टेटस देने का मांग है। ये सब हमारा इस मांग को लेके हम आंदोलन किया और सरकार के सामने बताया ये मांग को रोकना मानना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अभी भी प्याज 2 रुपये में बिक रहा है, आलू 2 रुपये में बिक रहा है। आज किसान दोबारा खुदकुशी शुरू कर रहा है ये नुकसान के सामने। इसलिए ये भी हमारा एक सप्लीमेंट्री डिमांड में ये जो इमीडिएट जो समस्या हो रहा है ये भी सरकार को रखा है। सरकार मंत्री ने बहुत कुछ आश्वासन नहीं दिया,
बात किया, हमसे बात करेंगे, मगर ये सरकार जिस तरह इसके इतिहास है गद्दारी का, ये कोई किसान का, मजदूर का, गरीब को समस्या मानेगा ऐसा कोई लगता नहीं। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा आने वाला दिन में ये आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। आगे 30 अप्रैल संयुक्त किसान मोर्चा मीटिंग करके आगे वाला आंदोलन कैसा होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, ये डिटेल्स बता के आने वाला दिन में पूरा देश में किसान आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि मोदी सरकार जब तक रहेगा किसान बर्बाद होता रहेगा, गरीब बर्बाद होता रहेगा। 2024 में चुनाव में मोदी दोबारा आएगा तो फैसिबाद को संपूर्ण रूप से वो कायम करेगा, किसान मजदूर को संपूर्ण रूप में बर्बाद करने का वो काम को कामयाब करने की कोशिश करेंगे। इसलिए उसके पहले पूरा देश में देश विरोधी, जन विरोधी जो मोदी सरकार है उसके खिलाफ व्यापक जनमत तैयार करना आने वाला जनवादी आंदोलन का लक्ष्य होगा। यही आंदोलन में सबको शामिल होने के लिए हम किसानों का, मजदूरों को, गरीबों को इस आंदोलन में शामिल होने के लिए अपील करता हूँ। लाल सलाम। हमारे YouTube चैनल किसान लहर के उद्घाटन के अवसर पर सारे साथियों का क्रांतिकारी अभिवादन। साथियों, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है जब हम अपने काम के परंपरागत और परखे हुए तरीकों के साथ साथ नई तकनीक का इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि हम अपने संगठन की विचारधारा को आगे ले जा सकें। हम विचार और व्यवहार को जोड़ते हुए अपनी आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं और ये आगे की ओर बढ़कर हम इस देश के अंदर एक व्यापक जनवादी किसान आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए जब हम अपनी रोज़मर्रा की समस्याओं पर किसानों के सवालों को उठाते हैं तो रोज़मर्रा के सवालों को उठाते हुए हमें किसान सभा को और किसान कार्यकर्ताओं को हमारी जो अंतिम मंजिल है, हमारा जो लक्ष्य है, वो कभी आंखों से ओझल नहीं होने देना है। और हमारी अंतिम मंजिल क्या है? अंतिम मंजिल है कृषि क्रांति। अंतिम मंजिल है सामंती संबंधों का खात्मा। अंतिम मंजिल है मूलगामी भूमि सुधार। और इसके लिए ज़रूरी है संगठन, लेकिन सिर्फ संगठन से काम नहीं चलता। एक बहुत बड़े क्रांतिकारी ने कहा है कि सिद्धांत के बगैर संगठन अंधा होता है और संगठन के बगैर सिद्धांत लंगड़ा होता है। इसलिए इन दोनों का विस्तार और संगठन के अंदर चेतना का विस्तार ये बेहद ज़रूरी है। इसलिए जब हम मध्य प्रदेश के अंदर, जब भारत के अंदर कृषि क्रांति की बात करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम समझें कि भारत के अंदर उत्पादन के संबंध क्या हैं, कृषि उत्पादन के संबंध क्या हैं। और सिर्फ भारत के अंदर ही समझने से काम नहीं चलेगा। हमें हर राज्य के अंदर कृषि की स्थिति, हर जिले के अंदर ये जो संबंध है, इन संबंधों को समझना पड़ेगा। और सिर्फ जिले तक ही नहीं, उसके नीचे तक भी। हमारे बहुत सारे साथी, जिन साथियों ने तेलंगाना किसान विद्रोह के नेता कॉमरेड पी सुंदरैया की निजी डायरी को पढ़ा है तो वो इस बात को जानते होंगे कि किस प्रकार तेलंगाना आंदोलन को शुरुआत करने से पहले कॉमरेड पी सुंदरैया ने एक एक गांव की वर्गीय स्थिति को समझा था, उसका विश्लेषण किया था। हर गांव के बारे में, उस गांव की कितनी आबादी है, उसमें कितने भूमिहीन घर हैं, उसमें कितने गरीब किसान हैं, लघु और सीमांत किसान कितने हैं, जमींदार कितने हैं और कितने मध्य वर्गीय किसान हैं जिन किसानों को अपनी ओर किया जा सकता है। इस तरीके से वर्गीय विश्लेषण करने के बाद उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, जो हमारे देश के किसान आंदोलन का सबसे ऐतिहासिक आंदोलन बना। और इसीलिए आज हमारे सामने भी इस बात की ज़रूरत है कि जब हम मध्य प्रदेश के अंदर, जहाँ पर सामंती उत्पादन संबंध देश के दूसरे हिस्सों से कहीं ज़्यादा है, जहाँ पर 20% से ज़्यादा देश की जो बड़ी जोतें हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर हैं, तब इन सामंती उत्पादन संबंधों वाले क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में कारपोरेट प्लस नीतियों को लागू करने के बाद जो उसका असर गांव तक हो रहा है, उस गांव का असर जानने और उसकी
उसका की समीक्षा करके अपना रास्ता तय करने लायक दक्ष कार्यकर्ताओं को तैयार कर हमें करना होगा, और तभी जाकर हम ये जनवादी किसान आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। साथियों, आज 23 मार्च है और ये हमारे लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज शहीद भगत सिंह और उनके साथियों का शहादत दिवस है। शहीद भगत सिंह की पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी ने अपने कार्यक्रम में न केवल भूमि सुधारों का जिक्र किया था बल्कि किसानों को में ज़मीन के बंटवारे की बात, कृषि पर लगने वाले टैक्सों को ख़त्म करने की बात भी कही थी। इसलिए जिन संघर्षों के लिए हम आज बात करते हैं उन्हीं संघर्षों उनके बारे में शहीद भगत सिंह ने अपनी पार्टी के कार्यक्रम में आज़ादी से पहले ही बात की थी। और जब हम आज़ाद हिंदुस्तान की बात करते हैं तो तब हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे देश में किसान आंदोलन कहाँ से, किस किस रास्ते से, किस किस मार्गों से होता हुआ जहाँ तक पहुँचा है। जब हमने शहीद भगत सिंह की बात की तो तब पिछली सदी के शुरुआत में सबसे बड़ा किसान आंदोलन शहीद भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह ने किया था। इस ऐतिहासिक आंदोलन के बारे में चर्चा करने से पहले ये जानना जरूरी है कि अभी जो पिछले दिनों 380 दिन तक ऐतिहासिक किसान आंदोलन हुआ, उस ऐतिहासिक किसान आंदोलन ने भी 3 कृषि कानूनों को ख़त्म करने की बात की थी और शहीद भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह द्वारा चलाए गए आंदोलन ने भी 3 कृषि के कानूनों के खिलाफ किसानों को लामबंद किया था। वो कानून क्या थे? वो कानून थे पंजाब लैंड एलिवेशन एक्ट 1900, पंजाब लैंड कॉलोनाइजेशन एक्ट 1906 और दुआबा बारी एक्ट। इन कानूनों के बारे में चर्चा करने से पहले उस आंदोलन की पृष्ठभूमि के लिए जानना इसलिए ज़रूरी है कि वो आंदोलन आज विभाजित पंजाब में लालपुर इलाके के अंदर चिनाब दरिया से एक ब्रिटिश सरकार द्वारा एक नहर निकालकर वहाँ से 20 लाख हेक्टेयर ज़मीन को सिंचित करने का प्रयास था। लेकिन उस बंजर ज़मीन पर वहाँ पर खेती करने के लिए लोग नहीं थे। ब्रिटिश सरकार ने पंजाब के दूसरे हिस्सों से, अमृतसर से, जलंधर से, होशियारपुर से, फगवाड़ा से, गुरदासपुर से, बाकी के ज़िलों से लोगों से कहा कि आप वहाँ पर जाकर खेती कीजिए और उस ज़मीन को उपजाऊ कीजिए बड़े पैमाने पर। वहाँ से जो भूतपूर्व किसान थे उन किसानों ने, भूतपूर्व सैनिक थे, भूतपूर्व सैनिकों ने उस इलाके के अंदर गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने उस बंजर ज़मीन को कृषि योग्य किया, उस ज़मीन को उपजाऊ बनाया। लेकिन जब वो ज़मीन उपजाऊ हो गई तब सरकार जब ये कानून लेकर आई तो तब उनका इस ज़मीन का मालिकाना हक ख़त्म कर दिया गया, उनकी हैसियत एक बटाईदार की कर दी गई। उस ज़मीन पर अगर कोई पेड़ लगा था तो उस पेड़ को काटने का अधिकार भी उन किसानों को नहीं था। और अगर किसान का बड़ा बेटे की मृत्यु हो जाती थी तो उस मृत्यु हो जाने के बाद उस किसान का छोटा बेटे का अधिकार उस ज़मीन पर नहीं हो सकता था। वो ज़मीन ब्रिटिश हुकूमत के कब्जे में के नियंत्रण में पहुंच जाती थी। इस तरीके से और इसके साथ साथ किसानों पर इतना बड़ा टैक्स वहाँ पर लगाया गया कि उस नहर के निर्माण में जितना खर्च आया था उस खर्च को निकालने के साथ साथ 7 लाख रुपए हर साल किसानों के जेब में जाने वाला था। इसलिए वहाँ पर जो है कि इसलिए शहीद सरदार अजीत सिंह ने इस आंदोलन की शुरुआत की। जब हम बात करते हैं कि ठोस परिस्थितियों का आकलन करने के बाद ठोस परिस्थितियों का ठोस आकलन, तो ये बात सरदार अजीत सिंह ने इसका जिक्र जो है कि अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने कहा है कि हमने अपने आंदोलन की शुरुआत लालपुर इलाके से इसलिए की क्योंकि एक तो किसानों ने नई मेहनत करने के बाद ज़मीन तैयार की थी और वो ज़मीन उनके हाथों से निकल रही थी। दूसरा, वहाँ पर काम करने वाले वो जो किसान थे उनमें से बड़ा हिस्सा भूतपूर्व सैनिकों का था जिनका युद्ध में और जिनका लड़ने का अपना एक इतिहास था।
और तीसरा, उस इलाके के अंदर आए हुए जो किसान थे वो किसान पंजाब के दूसरे हिस्सों से आए थे, इसलिए पंजाब के दूसरे हिस्सों में उनकी रिश्तेदारियां थी, उनकी पहचान थी। और जाहिर सी बात है कि जहां पर अगर आंदोलन होगा, इस आंदोलन पर अगर दमन होगा, ये आंदोलन अगर जोर पकड़ेगा तो उसका असर पंजाब के दूसरे हिस्सों में पड़ेगा। और या तो दूसरे हिस्सों के किसानों को हम इस आंदोलन का हिस्सा बना सकते हैं, अगर हिस्सा अगर नहीं बनेगा तो भी कम से कम इस आंदोलन के लिए हमदर्दी हासिल की जा सकती है। सरदार अजीत सिंह का आकलन सही निकला। और एक और परिणाम जहां तक हुआ कि किसानों पर गोली चलाने के लिए गए 200 से ज़्यादा सिख किसानों ने गोली चलाने की बजाय उस आंदोलन के अंदर शामिल होने की घोषणा की। जब किसान इस आंदोलन में लड़ते हुए सरकारी बिल्डिंगों पर हमले कर रहे थे, पोस्ट ऑफिस जला रहे थे, रेलवे स्टेशन रोक रहे थे, टेलीफोन के खंभों को तोड़ रहे थे, तब पुलिस और सेना ने इन किसानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। और इसीलिए 1907 में जब 1857 के विद्रोह की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, तब आंदोलन तो सफल हो गया, लेकिन सरदार अजीत सिंह को ब्रिटिश हुकूमत ने गिरफ्तार करके बर्मा पहुंचाकर उसी जेल के अंदर बंद किया जहां पर 1857 के विद्रोह के नायक बहादुर शाह जफर को किया था। ये बात अलग है कि जब आंदोलन बढ़ा तो आंदोलन बढ़ने के बाद फिर सरकार को अरे सरदार अजीत सिंह को रिहा करना पड़ा। फिर रिहा को होकर आए और 1907 में दिसंबर के महीने में सूरत में होने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में उन्होंने हिस्सेदारी की। उस अधिवेशन में बोलते हुए बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि मुझे सरदार अजीत सिंह में आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति की छवि नजर आती है। उनके कद का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। 1908 में सरकार ने उनको निर्वासित कर दिया। वे दुनिया के कई देशों के अंदर रहे, वे ईरान में रहे, स्विट्जरलैंड में रहे, फ्रांस में रहे, दूसरे हिस्सों के अंदर रहे। और इस दौरान उन्होंने दुनिया भर के क्रांतिकारियों से मुलाकात की। वे कॉमरेड लेनिन से भी मिले, उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी मुलाकात की, उन्होंने गदर पार्टी के जो नायक थे, नेता थे, उन नेताओं के साथ भी संपर्क किया। और इस तरीके से वो अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते थे और आज़ादी के आंदोलन और वहीं पर रहते हुए उन्होंने भारत क्रांतिकारी सभा का निर्माण किया। और 38 साल तक उनको इस देश के अंदर जो है कि नहीं आने दिया। और उसके बाद 1947 को जब वे भारत में आए तो तब उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की, उन्होंने दूसरे नेताओं से मुलाकात की। लेकिन उस समय तक जिस तरीके से सांप्रदायिक वातावरण हमारे देश के अंदर बन रहा था, जो बन चुका था, उसको देखकर बड़े आहत थे, वे बहुत आहत हुए। लेकिन इसी दौरान उनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया और उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए डलहौजी पहुंचा दिया गया। 15 अगस्त जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, तब सरदार अजीत सिंह ने आज़ाद भारत में अंतिम सांस ली। लेकिन उनका मकसद सिर्फ आज़ाद भारत में सांस लेना नहीं था। उनका मकसद, उन्होंने 1 अप्रैल 1947 को इस देश के युवाओं के नाम अपील में अपने मकसद का खुलासा इस तरीके से किया था कि आज इस देश को एक सामाजिक और राजनीतिक क्रांति की आवश्यकता है। इस सदी के शुरुआत में जिस क्रांति की पहल हमने की थी, उसको मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब नई पीढ़ी के कंधों पर है। मेरी तमन्ना है कि भगत सिंह का इनकलाब जिंदाबाद का नारा हर नौजवान के लबों पर होना चाहिए और इन नौजवानों को तब तक कोई भी कुर्बानी करने से पीछे नहीं हटना चाहिए जब तक कि अंधकार, जब तक कि अज्ञानता, अन्याय और
भूखमरी का खात्मा नहीं हो जाता। यही उनका लक्ष्य था और यही हमारी मंजिल है। इसलिए इस 23 मार्च के अवसर पर मैं शहीदों को नमन करते हुए और अपने यूट्यूब चैनल के लिए फिर आप सबको क्रांतिकारी अभिवादन देते हुए कि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे, आप सबका धन्यवाद देते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।